अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने लास्ट टाइम एक टॉपिक स्टार्ट किया था, डीएनए एज ए हेरिडिटरी मटेरियल। टेक्स्ट बुक में ये पेज नंबर 127 पे टॉपिक जो है वो दिया हुआ है। तो उसमें जो पेज नंबर 127 पे जो टॉपिक था वो हम लोगों ने कर लिया था। जो ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था उसको हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि ग्रिफिथ जो है उसने कैसे जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए ये प्रूव किया कि जो डीएनए होता है वो एज ए हेरिडिटी मटेरियल जो है वो काम करता है। और फिर हमने उसके बाद उसी ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट है उसको फर्दर जो है वो तीन साइंटिस्ट थे, ओसवाल्ड एंड एवरे। तो ये जो ओसवाल्ड और एवरी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मिलकर जो है वो इसको प्रूव किया था कि इस तरह वाकई ही जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रिंसिपल है वो मतलब ठीक है, वो होता है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन बहरहाल उसमें फिर भी कुछ लोगों को एतराज़ात थे। तो फर्दर उसके बाद कुछ साइंटिस्ट ने उसी चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन जो है वो करने के लिए वो चीज़ों को आगे ले के गए। तो ये हार्शे चेज, ये दो जो है वो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया जिनकी बेस जो थी वो यही थी कि हम प्रूव करें कि वाकई जो डीएनए होता है वो एक हेरिडिटी मटेरियल के तौर पे काम करता है। तो इसमें आल्फ्रेड हार्शे एंड मर्था चेज, ये 1952 के अंदर उन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो थे वो यूज किए थे। और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेजिज को यूज किया था। ठीक है, बैक्टीरियोफेजिज के बारे में आप लोग फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो पढ़ के आए हैं कि बैक्टीरियोफेजिज जो होते हैं ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो बैक्टीरियोफेजिज जो होते हैं ये वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं। ठीक है, यानी ये वो वायरस हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर जो है वो अटैक करते हैं, उनको हम लोग जो है वो बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। तो अब उसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए दो रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किए थे। एक उन्होंने सल्फर रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप था उसको उन्होंने यूज किया था। और उसके बाद जो फास्फोरस जो है उसका जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप था वो उन्होंने यूज किया। अब जो फास्फोरस होती है वो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है और सल्फर जो होती है वो प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होती है। तो अब ये जब उन्होंने बैक्टीरिया को ग्रो करवाना था तो उससे ऑटोमेटिकली जो है वो अंदाज़ा हो जाना था कि डीएनए ही रोल प्ले करता है इनहेरिटेंस के अंदर या कोई और मॉलिक्यूल जो है वो इनहेरिटेंस में रोल प्ले करते हैं। तो उन्होंने पहले बैक्टीरिया को फास्फोरस के अंदर ग्रो करवाया, फास्फोरस 32 जो आइसोटोप है, और फिर सल्फर
के अंदर जो है वो बैक्टीरिया को एक और सैंपल जो है वायरस को जो है वो ग्रो करवाया। फिर उन्होंने उन दोनों वायरसेस को अलाउ किया कि वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करें। ठीक है, यानी वो क्या करें, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करें। ठीक है, इसकी जो डायग्राम है वो बुक में शो की गई है, हम वहाँ से आपको शो करवा देते हैं। तो बुक के अंदर जो है वो उसने शो किया हुआ है ये। तो ये जो है वो उन्होंने दो किस्म के जो वायरस थे वो उन्होंने ग्रो करवाए। तो एक जो वायरस थे उनको ग्रो करवाया फास्फोरस 32 के अंदर, और दूसरे जो वायरस थे उनको उसने ग्रो करवाया सल्फर 35 के अंदर। अब उन्होंने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया। ठीक है, अब जो फास्फोरस थी वो उनके डीएनए में मौजूद थी और जो सल्फर थी वो उनके प्रोटीन कोट में मौजूद थी। अब आपने लाइफ साइकिल जो है वो पढ़ा है इस वायरस का, और उसमें वाज़ेह तौर पे बताया गया है कि जो वायरस होता है बैक्टीरियोफेज वायरस, वो अपना सिर्फ डीएनए जो है वो उसमें इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, जो अपना डीएनए जो होता है वो सिर्फ उसको वायरस बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट करते हैं। अब इनके पास जो डीएनए था वो नॉर्मल फास्फोरस वाला था, लेकिन जो प्रोटीन कोड था वो रेडियो एक्टिव सल्फर वाला था। इसी तरह इनके पास जो प्रोटीन थी वो नॉर्मल सल्फर वाली थी, लेकिन जो डीएनए था वो रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाला था। अब उसने जो है वो इनके अंदर इन्फेक्ट करवाने के बाद जब उसने जो है वो देखा कि जो वायरस हैं वो उनके जो प्रोटीन कोट हैं वो तो बाहर ही मौजूद हैं, अब उसने उन वायरस के बाद इन्फेक्ट करवाने के बाद जो बैक्टीरिया जो है वो बने थे, बाद में जो सेल जो बने थे उन सेल के अंदर उसने रेडियो एक्टिविटी उसने ऑब्जर्व करनी थी। अब उसने ये देखना था कि रेडियो एक्टिविटी का जो प्रोसेस है वो कहाँ हो रहा है, वो सेल के अंदर हो रहा है या वो सेल के बाहर हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो चेक करना चाह रहे थे कि जो रेडियो एक्टिविटी का जो प्रोसेस है वो सेल के अंदर होता है या वो सेल के बाहर होता है। अब उन्होंने बाद में ऑब्जर्व किया कि जो जिस सैंपल में उसने रेडियो एक्टिव फास्फोरस यूज की थी उसमें रेडियो एक्टिविटी जो है वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर ऑब्जर्व की गई, और इसी तरह जो जिसमें उसने नॉर्मल फास्फोरस वाला डीएनए था वहाँ पे जो रेडियो एक्टिविटी थी वो सेल के अंदर नहीं थी बल्कि वो सेल के बाहर ऑब्जर्व हो रही थी। तो जब वो सेल के बाहर जो है वो ऑब्जर्व हो रही थी तो इसका मतलब ये था कि जो डीएनए होता है वो ही रेडियो एक्टिव मटेरियल है। ठीक है, अब फर्दर जो है अब इनसे जो नए वायरस बन के निकलेंगे, अब उन वायरसेस के अंदर जो प्रोटीन होंगी वो कौन सी होंगी, वो रेडियो एक्टिव प्रोटीन होंगी या नॉर्मल प्रोटीन होंगी। अब क्योंकि जो डीएनए है उससे इंफॉर्मेशन मिलती हैं प्रोटीन की, तो उसके जो प्रोटीन जो कोड बनेंगे वो नॉर्मल ही बनेंगे, क्योंकि इनके पास नॉर्मल प्रोटीन कोड थे तो इस डीएनए ने नॉर्मल प्रोटीन कोड ही जो है वो बनाने थे। ठीक है, अब हुआ ये कि ये वाले जो बैक्टीरिया थे इनके जो प्रोटीन कोड थे वो भी नॉर्मल ही बने, यानी उनके अंदर जो है ये सल्फर 35 मौजूद नहीं थी।
अब असूली तौर पे तो इनसे जो नए जो वायरस बनने थे उनके अंदर तो सल्फर 35 होनी चाहिए, लेकिन वो सल्फर 35 उनमें मौजूद नहीं थी। क्यों मौजूद नहीं थी? क्योंकि जो प्रोटीन्स होती हैं वो डीएनए की इंफॉर्मेशन से बनती हैं। यानी जो डीएनए होता है उसकी जो इंफॉर्मेशन होती हैं उन इंफॉर्मेशन को कॉपी करके जो है वो ये बनाया जाता है। ठीक है, तो इससे जो प्रोटीन बनी वो भी नॉर्मल प्रोटीन बनी, और इनसे जो प्रोटीन डेवलप हुई वो प्रोटीन जो थी वो भी इनमें नॉर्मल ही डेवलप हुई थी। तो ये नॉर्मल जो प्रोटीन इसके अंदर बनी थी इन्होंने देखी थी, तो ये उससे उनको अंदाज़ा हो गया कि वाकई ही जो इनहेरिटेंस है उसके अंदर जो है वो वायरस ही सॉरी डीएनए जो है वो ही सिर्फ रोल प्ले करता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग जो है वो हार्शे-चेज एक्सपेरिमेंट का नाम देते हैं। ये हार्शे-चेज एक्सपेरिमेंट था जो कि मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो केमिकल नेचर ऑफ डीएनए है जो हमें डिस्कस करना है। केमिकल नेचर ऑफ डीएनए जो है वो क्या होती है, तो इस पे हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे फर्स्ट ईयर के अंदर हम लोग काफ़ी हद तक इसके बारे में जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि डीएनए जो होता है वो किस तरह से बना हुआ होता है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो होती हैं वो मौजूद होती हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें जो है वो अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, और बाकी जो कुछ पॉइंट्स हैं वो हम लोग बाद में जो है वो डिस्कस कर लेंगे। तो केमिकल नेचर ऑफ डीएनए, ग्रेगर मेंडल ये सबसे पहला जो है वो साइंटिस्ट था। उसने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे 1865 के अंदर पीच के ऊपर, ठीक है, मटर के पौधे के ऊपर जो है वो उसने एक्सपेरिमेंट किए, और इसी वजह से हम लोग जो है वो इसको फादर ऑफ जेनेटिक जो है वो कंसीडर करते हैं इस साइंटिस्ट को, कि ये फादर ऑफ जेनेटिक जो है वो है। और उसके बाद जो है वो जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिक मिक्सचर, तो ये जो फ्रेडरिक मिक्सचर था इसने 1869 के अंदर डीएनए को डिस्कवर किया था। इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें उसने जो है वो डीएनए को एक पस सेल में से जो है वो डिराइव किया। यानी जो पस सेल है वहाँ से उसने जो डीएनए था उसको डिराइव किया था, उसको अलहदा किया था, उसको सेपरेट किया था। तो अब क्योंकि वो केमिकल जो था वो पस सेल के न्यूक्लियस में मौजूद था, और उसकी जो नेचर थी वो एसिडिक थी, एसिडिक मटेरियल था, तो इस वजह से उसका जो नाम है वो न्यूक्लिक एसिड रखा गया। ठीक है, तो फिर 1869 से ऑनवर्ड जो है वो तकरीबन 50 साल तक इसके ऊपर किसी किस्म की कोई जो है वो डिस्कवरी ना हो सकी, और बाद में जो है वो इसके ऊपर फिर काफ़ी सारी जो डिस्कवरीज हैं वो हुई हैं। वो साइंटिस्ट ने जो है वो इनकी डिस्कवरीज की हैं। तो इसमें फिर जो है वो उन्होंने इसकी केमिकल नेचर बताई, और इसके जो है वो केमिकल जो कंपोनेंट थे वो भी जो है वो साइंटिस्ट ने बताए कि जो डीएनए होता है वो कौन कौन से केमिकल कंपाउंड से, केमिकल कंपोनेंट से मिलकर जो है वो बने हुए होते हैं। तो इसमें पी ए लेविन जो है 1920 के अंदर इसने जो है वो डीएनए का जो केमिकल स्ट्रक्चर था वो उसने ऑब्जर्व किया, वो बताया। उसने कहा कि जो डीएनए होता है उसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, ये कंपोनेंट्स हम लोग जो है वो फर्स्ट ईयर के अंदर डिस्कस भी करके आए हैं।
उसने कहा कि जो डीएनए है या न्यूक्लिक जो एसिड होता है वो 3 मेजर कंपोनेंट के ऊपर मुश्तमिल होता है। उसमें फॉस्फेट ग्रुप है, उसके बाद पेंटोज शुगर है, और उसके बाद जो है वो इसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस जो होती है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब हम लोग ज़रा इसकी केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो उसको अगर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करें, उसके ऊपर अगर हम बात करें तो इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं। अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर इसमें दरमियान में आपको नज़र आ रहा है, ये पेंटोज शुगर है, और इसमें जो पेंटोज शुगर होती है उसको हम लोग डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। यानी जो डीएनए होता है वो ये डीऑक्सी जो राइबोज है वो इसमें होती है। अब एक होती है हमारे पास राइबोज शुगर और एक होती है डीऑक्सीराइबोज। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, इसको हम लोग पेंटोज सिर्फ इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें 5 कार्बन होते हैं, तो 5 कार्बन की वजह से हम लोग इसको जो है वो पेंटोज शुगर कहते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो है वो ये है कि जो डीएनए होता है यानी जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होता है। यानी जो न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं उसका जो है ये पॉलीमर होता है, यानी बहुत सी न्यूक्लियोटाइड जो होती हैं उन्होंने मिलकर डीएनए जो है वो बनाया हुआ होता है। ठीक है, जैसे जो आपको डीएनए नज़र आ रहा है, इसके एक ये स्ट्रैंड डीएनए का नज़र आ रहा है और एक ये स्ट्रैंड नज़र आ रहा है। तो डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है। तो इसमें ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, तो ये तरतीब से न्यूक्लियोटाइड जो है वो लगी हुई है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है ना वो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। तो एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो इन 3 कंपोनेंट्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। ठीक है, वो इन 3 कंपोनेंट से जो है वो मिलकर बनी हुई होती है। अच्छा, राइबो शुगर का मैं आपको डिफरेंस यहाँ पे क्लियर कर रहा था। तो ये जो इसकी जो कार्बन नंबर 2 होती है राइबोज शुगर की, इसके साथ यहाँ पे नॉर्मली OH लगा हुआ होता है। यानी नॉर्मली जो राइबोज शुगर है उसमें यहाँ पे OH जो है वो लगा हुआ होता है, लेकिन जो डीऑक्सी राइबोज होती है उस केस में यहाँ पे OH नहीं होता बल्कि H जो होता है वो यहाँ पे लगा हुआ होता है। यानी OH जो है वो यहाँ पे मिसिंग होता है, उसकी जगह पे यहाँ पे H होता है। तो इस वजह से हम लोग इसको जो है वो डीऑक्सीराइबोज जो है वो कहते हैं। तो ये जो डीऑक्सीराइबोज होती है ये डीएनए के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, इस वजह से हम लोग इसको डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड में एक राइबोज शुगर और नंबर 2 इसके अंदर जो है वो नाइट्रोजीनियस बेस मौजूद होती है, और नंबर 3 जो है वो इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो प्रेजेंट होता है। अब अगर हम लोग नाइट्रोजीनियस बेस की बात करें तो इसके बारे में भी हम लोग जो है वो पढ़ के आए हुए हैं कि जो नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। ठीक है, यानी ये नाइट्रोजन कंटेनिंग जो है वो कंपाउंड्स होते हैं, और इनको 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एक जो है ग्रुप इसमें उसको हम लोग कहते हैं प्यूरीन, और दूसरा जो ग्रुप होता है उसे हम लोग बोलते हैं पायरिमिडीन। जो प्यूरीन्स होती हैं वो डबल रिंग नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं। जैसे ये नाइट्रोजीनियस बेस जो आपको नज़र आ रही है इसकी 2 रिंग्स हैं, इसी तरह से सिंगल रिंग्ड नाइट्रोजीनियस बेसिस भी होती हैं। यानी जो नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं इनके 2 मेजर जो है वो ग्रुप होते हैं। एक जो है वो प्यूरीन है और दूसरा जो ग्रुप होता है उसको हम लोग पायरिमिडीन कहते हैं। अब जो प्यूरीन है उसमें 2 नाइट्रोजीनियस बेसिस आती हैं, एडिनिन और गुआनिन, और इस तरीके से जो पायरिमिडीन्स होती हैं उसके अंदर जो है वो 3 जो है वो नाइट्रोजीनियस बेसिस शामिल हैं। ये सिंगल रिंग होती हैं TCU। इनके लिए सिंगल सा एक कोड है
सिंपल सा क्यूट, CUT कट, या क्यूट भी कह सकते हैं या आप इसको कट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कट जो है यानी साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन, तो ये सिंगल रिंग नाइट्रोजनियस बेसिस होती हैं। ये डीएनए का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इसमें आपको सिंगल रिंग बेसिस भी नज़र आ रही हैं और डबल रिंग भी नज़र आ रहा है, और नीचे ये पांचों बेसिस जो है वो इनका स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ है। ये एडेनिन है, डबल रिंग है, ये ग्वानिन है, ये भी डबल रिंग है, और ये जो साइटोसिन है ये भी डबल रिंग है, और ये थाइमिन जो है वो ये भी डबल रिंग नाइट्रोजीनियस बेस है, ठीक है, सॉरी सिंगल रिंग। तो ये साइटोसिन और थाइमिन जो है ये सिंगल रिंग बेस है, और इस तरीके से जो यूरासिल होती है वो भी सिंगल रिंग जो है वो बेस होती है। बुक में जो है वो इन सब के जो स्ट्रक्चर्स हैं, डायग्राम जो है वो बनी हुई हैं, केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो बुक में शो किए गए हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आते हैं। इनका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो आपने याद करना है, इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप लोगों को याद रहेंगे, ठीक है। इसमें कोई इतना मेजर जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है। ये न्यूक्लियोटाइड का मैं जो है वो आप लोगों को बता रहा था कि न्यूक्लियोटाइड 3 मेजर कंपोनेंट के ऊपर मुश्तमिल होती है। तो इसमें जो राइबोज शुगर है उसकी कार्बन नंबर 1 पे एक नाइट्रोजीनियस बेस लगी हुई होती है, और इसी तरह जो कार्बन नंबर 5 होती है उसके साथ दूसरी जो नाइट्रोजीनियस बेस होती है, सॉरी फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो लगा हुआ होता है। तो इस तरह ये 3 कंपोनेंट मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और बहुत सी न्यूक्लियोटाइड जो होती हैं वो मिलकर एक डीएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड बनाते हैं। तो ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो स्ट्रैंड होता है ये फिर आगे डीएनए बनाने के अंदर रोल प्ले करता है। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड दूसरी न्यूक्लियोटाइड के साथ कैसे मिलती है, कैसे जो है वो रिसेंबल करती है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि इनके दरमियान बॉन्डिंग कैसे होती है और इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो किस तरह से इस्टेब्लिश होता है। तो फिलहाल जो है वो आप लोगों को यही पता होना चाहिए कि ये न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, और ये स्ट्रक्चर जो होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें यहाँ तक अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है। ये जो बैक्टीरियोफेज में वो आइसोटॉप वाला जिक्र है वो एक दफा दोबारा समझा देंगे?